और 34 35 तक है ना। 31 में क्या लिखा हुआ है? निर्वाचन याचिका। अब देखो निर्वाचन याचिका, एक बंदा कोई एक याचिका लगाएगा एक तरह से, तो इसको ऐसे याद रख लो भाई, एक नंबर पर है डेटा कुछ, है ना, तो इससे याद हो जाएगा। 31 नंबर की धारा में निर्वाचन याचिका का जिक्र है। नगर पालिका के सदस्य के रूप में किसी भी व्यक्ति के निर्वाचन को नगर पालिका क्षेत्र पर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाला जिला न्यायाधीश के समक्ष। ये जिला न्यायाधीश वो वाला है, बार बार दो वर्ड आएंगे, एक तो कलेक्टर वाला आएगा, ये जो नॉर्मल अपने न्यायालय होते हैं वो वाला है ये ना। जिला न्यायाधीश के समक्ष निर्वाचन की तारीख से 1 मास के भीतर भीतर कोई निर्वाचन याचिका प्रस्तुत कर निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक आधारों पर प्रश्नगत किया जा सकेगा। अब ये जितने भी आधार लिखे हुए हैं, ये एक भी आधार हो सकता है, दो भी हो सकता है, या ज्यादा भी हो सकते हैं। इसको वापस रिपीट कर देता हूँ। नगर पालिका के सदस्य मतलब जितने भी पार्षद हैं के रूप में किसी भी व्यक्ति के निर्वाचन को नगर पालिका क्षेत्र पर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश, जैसे मान लो मैटर जयपुर का है तो जयपुर वाला जिला न्यायाधीश उसकी वहां पर वो याचिका लगेगी। इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एक तो ये बन गया, दूसरा कि ये कितने समय के भीतर भीतर लगानी पड़ेगी निर्वाचन की तारीख से, ये आपको याद रखना है, उसके 1 मास के भीतर भीतर उसको प्रस्तुत करनी है। और जो आधार हैं, जितने भी आधार बताए वो एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। ठीक। अब इसके अंतर्गत आपको कि निर्वाचन की तारीख को निर्वाचित उम्मीदवार इस अधिनियम के अधीन स्थान बढ़ने के लिए चुने जाने हेतु अहरित नहीं था या निर्हरित था। मतलब कहने का मतलब है या तो वो क्वालिफाई नहीं था इस चीज के लिए, है ना, या डिसक्वालीफाई था, उसके बावजूद उसने क्या कर दिया, नामांकन भर दिया, तो उसको वहां पर ऑब्जेक्शन लग सकता है ना, कि निर्वाचन की तारीख को निर्वाचित उम्मीदवार इस अधिनियम के अधीन स्थान बढ़ने के लिए चुने जाने हेतु अहरित नहीं था, क्वाली मतलब वो उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो उस टाइम फुलफिल नहीं कर रहा था, उसके बावजूद वो उसने फिल कर दिया और वो चुनाव जीत गया एक तरह से, ऐसा मान लो। या वो डिसक्वालीफाई था, कोई ना कोई उसकी धारा ऐसी लगी हुई है, उसके बावजूद उसने मतलब मिथ्या घोषणा करके या कुछ भी करके वो अंदर चला गया, उस बात की बाबत मतलब उस पर याचिका लगाई जा सकती है। कोई दूसरा लगाएगा सामने वाला, अगर उसको एहसास होगा कि इस बंदे ने ऐसा कुछ करके ये यहाँ तक पहुंचा है। दूसरे में लिखा है कि निर्वाचित उम्मीदवार उसके निर्वाचित निर्वाचन एजेंट, या तो वो खुद हो सकता है या उसका एजेंट हो सकता है द्वारा, या निर्वाचित उम्मीदवार या उसके निर्वाचन एजेंट की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। मतलब वो जैसे सहमति बना करके किसी बंदे को उसने बोल दिया कि भाई हाँ ऐसा ऐसा करना है। धारा 29 में जितने भी अपन ने भ्रष्ट आचरण पढ़े थे वो सारों में से कोई ना कोई उसने भ्रष्ट आचरण कर दिया, या तो उसके एजेंट ने, या निर्वाचित उम्मीदवार ने, या उनकी दोनों की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति ने धारा 29 का उल्लंघन कर दिया, उसके बाद में वो जीत करके आ गया, तो उस पर भी वो लग सकता है ना, याचिका लगा सकता है वो दूसरा बंदा, कि कोई नामांकन अनुचित तौर पर खारिज कर दिया गया हो। मतलब उसका नामांकन ही खारिज कर दे और उसके बावजूद मान लो फिर तो वो चुनाव ली, उस टाइम चुनाव ही नहीं लड़ सकता, है ना। तो उस टाइम तो वो किसी को नहीं बोल सकता, लेकिन बाद में वो 1 महीने के भीतर भीतर जाएगा, अगर वो नामांकन मतलब सही पाया जाता है तो फिर वहां पर जैसे वापस इलेक्शन होंगे या कुछ और कंडीशन होगी जो कोर्ट डिसीजन सुनाएगा। कि निर्वाचन का परिणाम जहां तक उसका संबंध निर्वाचित उम्मीदवार से है निम्नलिखित द्वारा तात्विक रूप से प्रभावित किया गया है। कौन कौन से ये जो लिखे हुए चार, किसी नामांकन की अनुचित स्वीकृति द्वारा, मतलब गलत तरीके से उसका नामांकन मतलब मान लिया गया, निर्वाचित उम्मीदवार उम्मीदवार या उसके निर्वाचन एजेंट या ऐसे उम्मीदवार या निर्वाचन एजेंट की सम्मति से काम करे किसी व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्वाचित उम्मीदवार के हित में किए गए भ्रष्टाचार। मतलब वो उम्मीदवार खुद हो सकता है, उसका एजेंट हो सकता है, या उनकी सहमति से कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है। उनकी सहमति से मान लो भ्रष्टाचार कर दिया और वो मामला मतलब वो क्वालिफाई हो गया, तो उसके बाद में उसने इलेक्शन जीत गया, तो वो मैटर इसके तहत आ जाएगा। तीसरे में लिखा है किसी मत को अनुचित रूप से ग्रहण कर लिया, नामंजूर कर दिया या खारिज कर दिया, या किसी मत को जो शून्य है ग्रहण करके, मान लो कुछ भी मतलब वोट की वजह से मान लो उसने, कई बार क्या होता है कि एक वोट से भी चुनाव में जीत होती है, तो वो वहां पर एक एक वोट की फिर क्या होती है, वैल्यू होती है, उस हिसाब से यहाँ बता रखा है। जैसे मान लो अ, ऐसा ज्यादातर इन इलेक्शन में होता है, मतलब हर इलेक्शन में ही होता है, जैसे पहले ईवीएम मशीनें होती है वो उन पे काउंटिंग हो गई, उसके अलावा जो बैलेट पेपर पर जो आता है ना, वहां पर क्या होता है ना, जिस अ, जिसकी सरकार होती है ना, जिस जिस पार्टी की, वो पार्टी क्या करती है वहां पर हावी रहती है, हावी ऐसे रहती है जैसे, क्योंकि कलेक्टर वगैरह उनके ही लगे हुए रहते हैं, आरओ जो एजेंट होते हैं वो सारे उनके ही होते हैं।
तो फिर क्या करते हैं कि जो बैलेट पेपर में जो लगता है ना वोट, उसमें उनको लगता है ना भाई अब मामला 500 हजार के बीच का हो गया है, तो फिर वो वोटों को खारिज करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये वोट है ना खारिज हो गया। क्योंकि जैसे इस टाइप से मान लो उनको यहाँ टिक करना था, गलती से मान लो यहाँ यहाँ भी टिक कर दिया ना, तो लास्ट फाइनल डिसीजन जो आरओ होगा अंदर जो मैन बैठेगा, वो उसको क्या कर सकता है कि भाई ये वोट खारिज हो गया भाई, ना इसको जाएगा ना इसको जाएगा। इस तरह से मतलब एक वो भेदभाव हो सकता है, होता है ज्यादातर है ना इनमें इलेक्शंस में। ईवीएम मशीनों में नहीं होता, बाकियों में हो सकता है ना, क्योंकि जो गवर्नमेंट सर्विस वाले होते हैं वो बैलेट पेपर पर ही वोट करते हैं, उनकी गिनती अलग से होती है। इस वजह से वो उस टाइप का मैटर ये मान लो इसे इसमें। इस अधिनियम या तदवीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किए गए आदेशों की उपबंधों को किसी अनुपालना द्वारा, ठीक, रैम में लिखा हुआ है कि वस्तुतः याचिकाकर्ता है किसी अन्य उम्मीदवार को विद्यमान मतों का बहुमत बहुमत प्राप्त हुआ होता, मतलब बहुमत प्राप्त हुआ था, मतलब मान लो कि कई बार ऐसा हो सकता है कि मतलब उनको बहुमत प्राप्त, अगर मान लो गड़बड़ नहीं गड़बड़ हो गई, उसके बावजूद सामने वाला जीत गया, अगर वो गड़बड़ नहीं होती तो वो जीतता जिसने याचिका लगाई है, ठीक है ना, ऐसा बोल रहा है। चय में लिखा है कि यदि निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा भ्रष्ट शासन से मत प्राप्त नहीं किए जाते तो याचिकाकर्ता या किसी अन्य उम्मीदवार को विद्यमान मतों का बहुमत प्राप्त होता। ये सेम बात उसी टाइप की बात इसने बोली है यहाँ पे। दो में ये लिखा हुआ है निर्वाचन याचिका की सुनवाई में जिला न्यायाधीश ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विहित की जाए, जो लिखी हुई है वही प्रक्रिया मतलब मानी जाएगी। अब इसमें याद ये रखना है, आपको कोई स्टेटमेंट बना करके इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन तो यही है कि इस धारा का संबंध कौन सी धारा से 31 से है। याद कैसे रखोगे, निर्वाचन याचिका मतलब याचिका एक बंदा कोई ऐसे जाके लगाएगा तो वो एक से याद रख लेना। उसके अलावा नगर पालिका के सदस्यों पर जो भी चुनाव लड़ रहे हैं ना, वो वहां पर क्या करेंगे, मतलब जो चुनाव जीत गया वो तो क्यों लगाएगा, उसके जो अगेंस्ट में है वो सारे याचिका इसमें लगाएंगे। याचिका कहाँ लगेगी, जो क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाला जो है ना जिला न्यायाधीश है, वहां पर ये याचिका लगेगी। और इसमें जो टाइम पीरियड है वो 1 महीने का है। आपको 30 दिन याद नहीं रखना, 1 माह से याद रखना जो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके अलावा इनमें से कोई भी धारा वो दे देगा, मतलब कोई भी उपधारा दे देगा कि निम्न में से कौन सा वो निर्वाचन याचिका के तहत आएगा या नहीं आएगा, वो आपको मतलब पढ़ करके एक समझ आ जाएगा मोटा मोटी कि भाई ये स्टेटमेंट सही है गलत है। अब जो भी निर्वाचन याचिका के तहत धारा 31 के तहत निर्वाचन याचिका लगाई गई थी उस क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश के पास में, उस अपील को मान लो सुना, उसको किस तरीके से मतलब किस तरीके से सुना जाएगा या उसमें क्या मैटर होगा वो इसमें दे रखा है। धारा 31 के अधीन दायर याचिका पर जिला न्यायाधीश द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश से अपील उच्च न्यायालय को होगी। कहने का मतलब है अगर जिला न्यायाधीश में कोई भी मैटर सुनाया, फाइनल डिसीजन सुनाया, तो उसको हाई कोर्ट में ले जा सकता है या वो हाई कोर्ट में जा सकता है बंदा। भाई उसकी सुनवाई वहां से सही ढंग से हुई नहीं एक तरह से, ऐसा बोल रहा है उपधारा एक। दो क्या बोल रहा है, उच्च न्यायालय को इस अधिनियम या तदीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस धारा के अधीन अपील के संबंध में वही शक्तियां अधिकारिता और प्राधिकार होगा और वह उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसा वह अपनी सिविल अपील अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित किसी सिविल न्यायालय द्वारा पारित मूल डिग्री से अपील की दशा में करता है। ये सेम वही सिस्टम बोल रहा है कि जैसे मान लो भाई यहाँ पर सुनवाई हो रही है एक तरह से, इस टाइप का सिस्टम ही हाई कोर्ट उस बात को सुनेगा, ठीक है ना, वो मतलब उसको सिविल न्यायालय टाइप वाली वो सिस्टम होगा, है ना, ऐसा इसमें लिखा है 2 नंबर में। 3 में ये लिखा है कि इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील उस आदेश की जिससे अपील की गई है तारीख से 30 दिवस की कालावधि के भीतर भीतर की जाएगी। कहने का मतलब है यहाँ से जिला न्यायाधीश से जो भी मैटर सुना, मतलब फाइनल डिसीजन आ गया यहाँ पर 1 तारीख को, जैसे 1 नवंबर को आ गया, तो उसके 30 दिन, 30 नवंबर से पहले पहले, है ना, उसको अपील करनी पड़ेगी हाई कोर्ट में, वरना वो फिर हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर एक कारण लिखा हुआ है, परंतु उच्च न्यायालय 30 दिवस की उक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात भी कोई अपील ग्रहण कर सकेगा, उसके बाद भी कर सकता है, लेकिन उस अपीलार्थी को एक रीजन देना पड़ेगा कि भाई मैं इस कारण की वजह से अपील नहीं कर पाया। यदि उसका यह समाधान हो जाए कि अपीलार्थी के पास ऐसी कालावधि के भीतर भीतर अपील न करने का के लिए कोई पर्याप्त कारण था। चौथे में ये लिखा हुआ है जहां अपील सभी या किन्हीं भी निर्वाचित उम्मीदवारों के निर्वाचन को शून्य घोषित करते हुए दिए गए किसी आदेश के विरुद्ध की गई है,
वहां उच्च न्यायालय पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर उस आदेश जिसमें अपील की गई है के परिवर्तन पर स्टे लगा सकेगा, रोक लगा सकेगा। और ऐसी दशा में उस आदेश की बाबत यह समझा जाए कि वह प्रभाव में नहीं है। कहने का मतलब है, या तो ऐसा हो सकता है जहां पर सभी, जितनी भी वहां पर इलेक्शन हुए, है ना, नगर पालिका में जितने भी पार्षदों के इलेक्शन हुए सभी को उन्होंने क्या कर दिया, शून्य घोषित कर दिया। या जहां पर पर्टिकुलर एक वार्ड में निर्वाचन हुआ, सभी को ही वो कर दिया, शून्य घोषित कर दिया। तब वो बोलेगा, हाईकोर्ट बोलेगा कि इस पर अभी स्टे लगता है, यहाँ पर वही प्रक्रिया होगी। स्टे का मतलब वो काम सिस्टम रुक गया है ना। एक तरह से मतलब जब तक आदेश नहीं आ जाए तब तक वही समझा जाए जैसा पहले से सिस्टम चल रहा है। मतलब शून्य घोषित किया तो शून्य ही माना जाए वहां पर उस टाइम तक, जब तक कोई आगे आदेश नहीं आ जाए। पांचवें में लिखा हुआ है कि प्रत्येक अपील यथासंभव शीघ्रता से विनिश्चित की जाएगी, और उस तारीख से जिसको अपील का ज्ञापन, जैसे मान लो 1 नवंबर को अपील की, 1 नवंबर को डिसीजन आया किसका, जिला न्यायाधीश का, 30 दिन में उसको अपील करनी थी हाई कोर्ट में। 30 तारीख को उसने अपील की और 30 दिन के भीतर भीतर अपील कर दी तो ठीक। अगर उसके बाद में भी कर सकता है, लेकिन बाद में उसको रीजन देना पड़ेगा, एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा, भाई हाँ मैं इस वजह से अपील नहीं कर पाया। जैसे ही 30 दिवस का टाइम खत्म होगा, अब यहां से अगर आज मान लो ये हाई कोर्ट में मैटर लग गया, है ना, 1 दिसंबर को लग गया सपोज करो, है ना, तो 1 दिसंबर से 3 महीने के भीतर भीतर, 3 महीने के भीतर भीतर इस मैटर को हाई कोर्ट सोल्व करने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगा। हो सकता है ज्यादा टाइम भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर लिख रखा है कि 3 मास के भीतर भीतर उसे अंतिम रूप से अवधारित करने का प्रयास किया जाएगा। अब कुल मिला के यहाँ पर जो स्टोरी लिखी हुई है वो यही है, एक निर्वाचन वो होगा, याचिका करता वो याचिका लगाएगा, टाइम होगा 1 महीने का, वहां 1 मास लिखा हो तो 1 मास लिखना है वो, है ना। उसके बाद में वो अ, यहाँ पे चला गया, जिला न्यायाधीश को चला गया, है ना। उसके बाद में वो हाई कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट उस मैटर को 3 माह में कंप्लीट करेगा। या उसके बाद में भी है तो वो कंप्लीट करने का, मतलब 3 महीने का उन्होंने टाइम लिखा, तो ये वाला मतलब पूछ सकता है क्वेश्चन अपन को एग्जाम में। पर एक्सट्रीम वर्ड यूज नहीं किया, वह 3 महीने में ही कंप्लीट करेगा, प्रयास करेगा। एक तो फैक्ट ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा फैक्ट ये इंपॉर्टेंट है कि ये 30 दिवस वाला है ना, लेकिन इसमें भी रीजन है, ये भी एक्सट्रीम नहीं है। उसके बाद में इन्होंने ये जो धारा 32 है ये 31 से लिंक है, कि जिला न्यायाधीश के अपीलों से आदेश की अपील कहाँ करनी है, कैसे करनी है, वो इन्होंने यहाँ पर समझा रखा है। अब जो 33 नंबर की धारा है उसमें क्या लिखा हुआ है, समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन अपास होने की दशा में की प्रक्रिया क्या होगी। अगर मान लो सारे के सारे उम्मीदवारों का ही निर्वाचन वो क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तब उस कंडीशन में क्या होगा वहां पर उस नगर पालिका में, जब किसी, जब कभी किसी नगर पालिका के सभी सदस्यों का या उसके सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 से अधिक संख्या, ये इंपॉर्टेंट, जब भी 2/3 से अधिक सदस्यों का अगर निर्वाचन मतलब रद्द कर दिया ना, तो एक तरह से ये मान लिया जाएगा कि पूरी निर्वाचन वो नगर पालिका में ही निर्वाचन एक तरह से वो कर दिया है, अपास हो गया, मतलब वहां पर अब इलेक्शन नए सिरे से होंगे। 2/3 से अधिक सदस्यों का निर्वाचन धारा 31 के दिन या धारा 32 के दिन अपील किए जाने पर शून्य घोषित कर दिया गया। अब देखो, या तो डिसीजन क्या होगा, या तो धारा 31 में ये बात लिखी थी कि अगर जिला न्यायाधीश ने कोई डिसीजन सुना दिया, इसका मतलब 31 वाला फाइनल हो गया, मान लो वो आगे गया ही नहीं तो 31 वाला फाइनल हो जाएगा। अगर वो 31 वाला हाई कोर्ट में गया है, इसका मतलब वो धारा उसमें 32 लग मतलब 32 स्टार्ट हो गई। अब हाई कोर्ट का डिसीजन सर्वमान्य हो जाएगा, दोनों में जो मतलब फाइनल आया है। तब राज्य सरकार क्या एक्शन लेगी, नगर पालिका को विघटित करेगी, और तदुपरांत धारा 322 के उपबंध में धारा उपधारा 1 को छोड़ के, उपधारा 1 में वो वाली बातें नहीं लिखी हुई है, उसके अलावा जितने भी उपधारा है ना वो सारी उपधाराएं मतलब काफी बड़ी है 322, उसके 322 के जो बाद में 1 को छोड़ देना, उसके बाद में जितनी भी धाराएं लगेगी ना वो सारी लागू हो जाएगी। मतलब एक नगर पालिका का जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है वो एक प्रशासक के तौर पे वहां काम करना स्टार्ट कर देगा। और सारे वहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य वो क्या हो हट जाएंगे एक बार, क्योंकि वो नगर पालिका की जोर हो चुकी है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया ना। उसके बाद में 34 में क्या लिखा है, ये एक साथ ही याद रखना है, 31
32, 33 और 34 ये एक साथ याद रखनी है। यहाँ पर निर्वाचन याचिका लगी है, यहाँ पर बंदा हाई कोर्ट में गया है, यहाँ पर वो दो तिहाई वाली स्थिति बताई है। देखो यहाँ पर दो तिहाई ऐसे याद रख लेना, तीन है ना, दो तिहाई ऐसे कर लेना, कैसे भी करके इसको याद रख लेना। 31, 32, 33, 34 आपस में इंटरलिंक है, संबंध है आपस में। इसमें जैसे उपधारा पूछेगा ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है भाई, धारा 322 की उपधारा एक को छोड़कर ये बार बार आएगी 322, तो इसको याद रखना है। 34 में क्या लिखा है, आदेशों और विन्यास की अंतिमता। अब मतलब है ना, ये बोल रहा है कि अब फाइनल डिसीजन या तो आएगा 31 के तहत ही आ जाएगा, जिला न्यायाधीश के पास गया, वहां डिसीजन सुना दिया, वो आगे बंदा गया ही नहीं, इसका मतलब 31 वाला फाइनल हो गया। 31 वाले से वो खुश नहीं हुआ, तो धारा 32 के तहत वो कहाँ गया, हाई कोर्ट में गया, तो यहाँ वाला फाइनल हो जाएगा। 34 नंबर की धारा में ये लिखा हुआ है, आदेश और विनिश्चयों की अंतिमता कि धारा 32 के अधीन की गई किसी अपील पर उच्च न्यायालय का विनिश्चय, ठीक, और केवल ऐसे विनिश्चय के अधीन रहते हुए धारा 31 के अधीन जिला न्यायाधीश का आदेश अंतिम और निश्चयक होगा। कहने का मतलब है, अगर 31 वाला फाइनल हुआ है तो 31 वाला फाइनल मान लिया जाएगा, 31 के खिलाफ वो 32 में गए, हाई कोर्ट में गए, तो हाई कोर्ट वाला फाइनल मान लिया जाएगा। मतलब ये ऐसे करना चाह रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, या उसमें है ना, फिर राज्य सरकार भी कुछ नहीं करेगी, जो फाइनल यहाँ पे सुना दिया ना वो सर्वमान्य है, फिर उस पर कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये ऐसा कहना चाह रहा है 34 में। यहाँ तक समझ में आ गई, 31, 32, 33, 34। 35 नंबर की धाराएं हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब इनके आधार पर उसको निरर्हक ठहराया जा सकता है, किसको, एक कैंडिडेट को, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, दोनों पर धाराएं सेम ही लगेगी, ये भी याद रखना। उसके अलावा अभी तक अपन ने जो पढ़ा है ना, 24 में और 35 में ही क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन की बात आई है। इसको ऐसे याद रखना, मतलब है ना, ऐसे लिख लेना, 2, 3, 4, याद नहीं रहे तो 2, 3, 4, 5, मतलब 35 नंबर की धारा और 24 नंबर की धारा है ना, वहां पर ही क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन की बात हुई है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन पूछने लायक, अगर कोई अच्छा क्वेश्चन बनाएगा ना, यहाँ बनेगा क्वेश्चन। देखो, निम्नलिखित में से किसी नगर पालिका की सदस्यता के लिए निरर्थता हो जाएगी यदि उसने धारा 28 में निर्दिष्ट निर्वाचन संबंधी अपराधों से कोई अपराध कर दिया। अब जितनी भी धारा 28 की बातें अपन ने पढ़ी थी ना, उनमें अगर कोई भी उसने गड़बड़ कर दी तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, सीधा लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद अगले में लिखा है कि धारा 29 में विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरणों से, जो धारा 29 में लिखा है उनके तहत अगर कोई मैटर आ गया तो वो भ्रष्टाचार समझा जाएगा, नहीं, भ्रष्टाचार के तहत उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा धारा 35 के तहत। अब 2 नंबर में क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछने लायक है। ये भी पूछ सकता है कि धारा 35 में कौन कौन सी धाराओं का उल्लेख है जिनके आधार पर उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। दो धारा है, 28 और 29। ऐसी निरर्थता की कलावधि ऐसे भ्रष्ट आचरण के संबंध में जिला न्यायाधीश के निष्कर्ष की तारीख से यथास्थिति ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए जाने की तारीख से 6 वर्ष की होगी, मतलब वो 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता अगर ये धाराएं लग गई उसके ऊपर। समझ गए बात को। ये तो मतलब बार बार अपन को आ रहा है 6 वर्ष वाला। अब देखो, जो 36 नंबर की धारा है ना, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई टफ क्वेश्चन बनाएगा ना, यहाँ बनेगा। यहाँ कैसे बनेगा कि निरर्थता का हटाया जाना या उसकी कालावधि कम करना। अब मान लो किसी की जानकारी है या किसी की सरकार है, तो वो क्या करेगा, भाई साहब इसकी सजा को कम कर दो, या तो या जीरो कर दो, तो वो मैटर इसमें आएगा, किसमें, 36 में, ठीक है ना। इसको याद कैसे करोगे, 36 का आंकड़ा ने कम कर दिया, किसी आदमी के बीच में 36 का आंकड़ा हो जाता है ना, कई बार अपन पढ़ते हैं, एक मारवाड़ी कहावत है, तो वो उससे याद कर लेना भाई, वो कम हो गया है 36 का आंकड़ा। और ये 35 वाला याद हो जाएगा, 2, 3, 4, 5 से, तो मैंने बताया था अभी, उससे याद हो जाएगा। 31, 32, 33, 34 एक साथ है, ठीक है ना। अब देखो 35, 36 में क्या लिखा है, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन धारा 1, क्या लिखा हुआ है, राज्य निर्वाचन आयोग धारा 35 की उपधारा 1, यानी कि क्या खंड क, अब धारा 35 ये है, उसका खंड क है, के अधीन किसी निरर्थक के को लेखबद्ध कारणों से हटा सकेगा, उसको लेख मतलब उसको कारण देने पड़ेंगे, इसलिए ही वो राज्य निर्वाचन आयोग हटा सकता है, या ऐसी किसी निरर्थक की कलावधि को कम कर सकता है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि केवल 28 नंबर की धारा का
35 की धारा का क ही लगेगा ना, अगर क नंबर की धारा लगी हुई है ना तभी ही वो कम कर सकता है। 29 नंबर की धारा लगी तो वो कम नहीं कर सकता सजा को। ये बात इंपॉर्टेंट है, मतलब फंसा सकता है यहाँ पर, दोनों ऑप्शन दे देगा तो आपको लगेगा दोनों सही है, बाकी ऐसा नहीं है। देखो वापस पढ़ लो। राज्य निर्वाचन आयोग धारा 35 की उपधारा एक, 35 की उपधारा एक के खंड क मतलब धारा 28 की बात कर रहा है केवल, 28 के अधीन किसी निरंतरता को लेखपत कारणों से हटा सकेगा या किसी भी निरंतरता की कालावधि को कम कर सकेगा। समझ गए? मतलब 29 वाली धारा लगी तो वो नहीं हो सकती कम। 37 में क्या लिखा है? पद की शपथ याद कैसे करोगे? सात मतलब 7 वर्ड आ गए तो मतलब भाई साथ साथ ले रहे हैं शपथ, है ना, ऐसे करके इसको थोड़ा दिमाग में रख लेना। प्रत्येक सदस्य इस रूप में अपना कर्तव्य ग्रहण करने के पूर्व कलेक्टर या इस प्रयोजन के लिए उसके नाम निर्देशित के समक्ष विहित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञा करेगा। यहाँ पर क्या किया है, संशोधन हो गया थोड़ा सा। आप यहाँ पर है ना, राज्य सरकार का कोई भी प्राधिकृत व्यक्ति, ये काट करके यहाँ पर चेंज हो गया है ना, ये आप चेंज कर लेना, ये कट गया है, इसकी जगह ये वर्ड आ गया है कि राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा कोई भी प्राधिकृत व्यक्ति। ठीक, आप ऐसे लिख लेना यहाँ पर, क्योंकि कलेक्टर को इतना टाइम नहीं रहता है कि भाई वो एक एक की, क्योंकि 8-10 नगर पालिका होती है, एक एक में कम से कम 50 या 40 लोग होते हैं, फिर उनको शपथ दिलाओ और 1 महीने के भीतर भीतर और दिलाओ, तो वो मैटर ज्यादा भारी हो जाता है। तो वहां पर जैसे एसडीएम भी दिला सकता है, तहसीलदार भी दिला सकता है, कोई भी राज्य सरकार द्वारा कोई भी प्राधिकृत व्यक्ति, एक तरह से ऐसे समझ लो इस बात को। प्रत्येक सदस्य इस रूप में अपना कर्तव्य ग्रहण करने के पूर्व कलेक्टर या मतलब वो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति इस प्रयोजन के लिए उसके नाम निर्देशित की समक्ष विहित रूप से शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। ठीक है ना? आगे लिखा है, किसी भी ऐसे सदस्य की बाबत जो नगर पालिका की प्रथम बैठक की तारीख से, अगर वो सदस्य चुना गया है तो उसकी प्रथम बैठक की तारीख से मानना है। और उपनिर्वाचन में, बाई इलेक्शन में, अगर वो निर्वाचित सदस्य या कोई भी मनोनीत सदस्य जिस दिन से वो बना है निर्वाचन की तारीख से, यथास्थिति उसके नाम निर्देशन की तारीख से, अगर वो मनोनीत हुआ है तो जिस दिन वो मनोनीत हुआ है, नॉमिनेट हुआ है, उस तारीख से 1 मास की कालावधि के भीतर भीतर उपधारा एक, ये वाली, उपबंधों का पालन करने में विफल रहता है तो ये समझा जाएगा कि उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया। कहने का मतलब है उसको 1 महीने के भीतर भीतर राज्य सरकार द्वारा कोई भी प्राधिकृत व्यक्ति है उसके समक्ष उसको शपथ लेनी पड़ेगी। अगर वो पूरी नगर पालिका एक साथ आई है तो उसकी प्रथम बैठक की तारीख से सभी सदस्यों को 1 महीने के भीतर भीतर शपथ लेनी है। बाई इलेक्शन से बड़ा है तो उसकी निर्वाचन की तारीख से, मनोनीत हुआ है तो मनोनयन की तारीख से 1 महीने के भीतर। परंतु यहाँ पर एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, इसलिए देखो थोड़ा 3 चीज छोड़िए, परंतु ऐसी कालावधि को विचार में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान ऐसा सदस्य विचाराधीन कैदी है या निरुद्ध व्यक्ति है या राजनीतिक कैदी के रूप में जेल में था। तब ऐसा हो सकता है कि भाई उसको छूट दे दी जाए, है ना। 38 नंबर की धारा में क्या लिखा है? त्याग पत्र। भाई वो त्याग पत्र किसको देगा, कैसे देगा, वो इसमें लिखा हुआ है। कोई सदस्य मतलब वो सारे पार्षद कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित उस आशय का लिखित नोटिस, अब देखो यहाँ पर मौखिक नहीं दे सकता जाकर, है ना, मतलब उसको लिखित में देनी पड़ेगी बात, अध्यक्ष को देकर अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दे सकेगा। और ऐसा त्याग पत्र नोटिस की तारीख से 15 दिन की समाप्ति के पश्चात या अध्यक्ष द्वारा त्याग पत्र स्वीकार करने की तारीख जो भी पहले हो उसे प्रभावी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर अध्यक्ष है वो मजिस्ट्रेट को जाकर के क्या देता है, यहाँ पर है ना उन्होंने चेंज कर दिया है शायद, यहाँ पर है ना, आप देख रहे हैं संशोधन वाले में चेंज क्या किया है शायद, ये क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का मतलब राजस्थान सरकार का कोई भी प्राधिकृत व्यक्ति, ऐसे अब जैसे कौन कौन हो सकता है, शायद वो नहीं नहीं मैंने ये अध्यक्ष को बोला ना, हाँ ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का जैसे कौन कौन, जैसे क्षेत्रीय संभागीय आयुक्त भी हो सकता है, जिसे जिसको बोलते हैं उप क्षेत्रीय निदेशक, या निदेशक भी हो सकता है, या एसडीएम भी हो सकता है, जो सरकार निर्धारित करे उस टाइम पे उसको देना है। अब ये अध्यक्ष इसको देगा ना, जो भी त्याग पत्र देगा, या तो वो 15 दिन की समाप्ति के पश्चात मतलब क्या हो जाएगा, या तो वो उसको स्वीकार कर लेगा। अगर उसने स्वीकार पहले कर लिया, जैसे मान लो 12वें दिन ही कर लिया या 13वें दिन ही कर लिया, तो 13वें दिन मान लिया जाएगा भाई उसने इस्तीफा दे दिया एक तरह से, ऐसा। ठीक है ना? अब इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, इस द्वारा त्याग पत्र स्वीकार करने जो भी पहले हो,
ठीक है ना। लेकिन इसमें आपको है ना, मतलब ये मैं आगे समझा दूंगा कि है ना, पार्षद किसको इस्तीफा देगा, उपाध्यक्ष किसको देगा, अध्यक्ष किसको देगा। वैसे यहाँ पर अध्यक्ष का लिखा हुआ है ना। नोटिस अध्यक्ष को देकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकेगा। अरे नहीं नहीं, मैं गलत पढ़ रहा हूँ, एक सेकंड सॉरी। मैंने अध्यक्ष का वर्ड जिक्र कर लिया यहाँ पर। यहाँ लिखा हुआ है कोई सदस्य, मतलब कि कोई भी पार्षद, कोई सदस्य, मतलब पार्षद भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित उस शास्य का लिखित नोटिस अध्यक्ष को देकर अपनी अध्यक्षता से त्यागपत्र देगा। मतलब पार्षद है, वो अध्यक्ष को नोटिस देकर के अपना त्यागपत्र दे सकता है, और वो टाइम पीरियड है 15 दिन। समझ में आ गया। आप बोल क्यों नहीं रहे, क्योंकि ये बात मैंने गलत बता दी यहाँ पे। जैसे उपाध्यक्ष है ना, उपाध्यक्ष और पार्षद हमेशा त्यागपत्र देते हैं किसको, अध्यक्ष को। अच्छा। और अध्यक्ष किसको देगा, सरकार के द्वारा कोई भी प्राधिकृत व्यक्ति को देगा। बस ये ऑर्डर याद रखो। और ये जो टाइम पीरियड है ना, ये लिखा हुआ है 15 दिन, और ये है 30 दिन। जो आगे आएगा अभी आगे पढ़ लेंगे। बस इतना ही है इसमें ना। ये दो चार वर्ड याद रखना, लिखित नोटिस, है ना, और कार्यपालक मजिस्ट्रेट वगैरह। ठीक, ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। ठीक है ना। अब जो धारा नंबर 39 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जाकर के आपको सब क्लोज भी पूछेगा, मतलब उपधारा पूछेगा कि एक का कै क्या होता है, ख क्या होता है, ग क्या होता है, घ क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये घ वाला, जिसको बहुत ज्यादा बार यूज किया गया है ना। ये इसमें लिखा हुआ है। और इसमें जाके इसे पूछ सकता है भाई, 39 की उपधारा 3 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में क्या है, 6 में क्या है, 6 तक, है ना, जो इंपॉर्टेंट है। 39 नंबर की धारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तक की धाराओं में, जिसको आराम से पढ़ा जाएगा, जिसमें टाइम लगेगा, है ना। कम से कम 20 मिनट इसमें लग जाएगी, इसको समझाना पड़ेगा अच्छे से। इसमें ये लिखा हुआ है कि राज्य सरकार चुने हुए प्रतिनिधि को हटाने की पावर रखती है, और उसको कहीं पर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। चैलेंज किया जा सकता है अगर इन रूल का कोई उल्लंघन कर लिया तो चैलेंज किया जा सकता है, बाकी चैलेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब हो गया यहाँ पर राज्य सरकार मतलब सर्वोपरि होगी एक तरह से। कोर्ट में भी नहीं जा सकते, कोर्ट में जा सकते हैं लेकिन वो आधार ये वाले रखने पड़ेंगे भाई। इस इसमें जो एक्ट में रूल रेगुलेशन लिखा है उनका अगर उल्लंघन कर दिया ना तो वो जा सकता है, बाकी नहीं जा सकता। इसलिए 39 नंबर की धारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को नगर पालिका का अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य को अगर थोड़ा सा भी सही करना हो ना, मतलब सही करने का मतलब राज्य सरकार को अगर इच्छा हो जाए कि इसको हटाना है तो वो हटा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे आधार लिखे हुए हैं जिनको आप अगर उसने कुछ नहीं भी किया ना तो भी वो जांच के माध्यम से मिलीभगत करके वो हटा सकता है, जिसका बहुत ज्यादा बार मिस यूज हुआ है एक तरह से। ये है इंपॉर्टेंट 39 नंबर की धारा, जो आपको पढ़ करके आनी है। इसको बहुत व्यवस्थित पढ़नी है, व्यवस्थित पढ़नी ऐसी है, तोड़ तोड़ के पढ़नी है। धारा एक अलग है, दो भी इससे इससे लिंक है कि जांच कैसे करेगा वो मैं कल आपको बता दूंगा पूरे विस्तार से, है ना। आप इसको 2-3 बार रीड करना ताकि वो समझने में आसानी हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना कन्फर्म है 39 नंबर की धारा से। टफ क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से आएगा 39। ठीक है। सर ये धारा 38